अब नए टॉपिक्स पढ़ने का टाइम नहीं है और ये एमसीक्यूज़ रैंडमली नहीं बनाए गए हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, इसीलिए डेली प्रैक्टिस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आप सीरियस हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना वर्थ होगा। जो स्टूडेंट्स लास्ट डेज में सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं वो एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करते हैं। सो इस चैनल पर आपको वही डेली एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ मिलेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहले सेशन में देखेंगे सीडीपी क्वेश्चंस, फिर हम दूसरा सेशन करेंगे इंग्लिश पार्ट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे conservation of quality is achieved during which state? So conservation की जो क्वांटिटी बच्चे को पता चलती है वो कौन से स्टेज में पता चलती है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ट्राई कीजिए कि ऑप्शंस दें। कमेंट में ऑप्शंस भेजिए मुझे, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सही कर पाते हैं। तो पहला आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इस पर्टिकुलर स्टेज में पियाजे के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन स्किल्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में यानी 7 to 11 ईयर्स में डेवलप होती है ना। क्यों इस स्टेज में कंजर्वेशन क्वालिटी होती क्या है कि बच्चे को क्वांटिटी समझ आता है। यानी अगर आप उनको देंगे 10 रुपीज़ के 10 कॉइन्स और 20 का नोट, तो उनको पता चलेगा कि जो क्वांटिटी में ज़्यादा है वो हमेशा ज़्यादा नहीं होता है ना। लाइक 10 रुपीज़ है, ये 20 रुपीज़ है, उसका डिफरेंस उनको पता चल जाता है। तो उसी को हम कंजर्वेशन ऑफ क्वालिटी कहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स वाइगोत्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? ऑप्शंस हैं आपके सामने, प्लीज़ ट्राई कीजिए। तो हमारा सेकेंड आंसर है, व्हाट अ लर्नर कैन डू विद गाइडेंस। हम ZPD किसे बोलेंगे? व्हाट अ लर्नर कैन डू विद गाइडेंस। सो ZPD का मतलब होता है लर्नर की वो कैपेसिटी जो टीचर या फिर किसी मोर नॉलेजेबल अदर्स की हेल्प से पॉसिबल होती है ना। विद स्कार्फोल्ड, विदाउट स्कार्फोल्ड, इन दोनों के बीच का जो फासला है, जो जोन है, हम उसे ही ZPD बोलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एम्फसाइजेस दैट। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या चीज़ पर फोकस करती है? देखिए ऑप्शंस, ट्राई कीजिए आपके आंसर्स। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, लर्नर्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। सो मल्टीपल थ्योरी इंटेलिजेंस थ्योरी यही तो बता रही है कि एक बच्चे में सिर्फ एक किस्म का कोई एक इंटेलिजेंस नहीं पाया जाता, बल्कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ क्वेश्चन, विच लर्निंग थ्योरी सपोर्ट्स रीइंफोर्समेंट as the key factor in learning? reinforcement किस थ्योरी का टूल है? मैंने आपको बताया भी था वीडियोस में। तो कौन सी थ्योरी में रीइंफोर्समेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा सी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी। क्यों? क्योंकि बिहेवियरिज्म में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट बेस्ड पर लर्निंग को सपोर्ट करता है ना। तो लर्निंग कैसे आ रही है, उनका की टूल क्या है वहाँ पर? रीइंफोर्समेंट। यानी आप बच्चे में कोई एक हैबिट फॉर्म किए जा रहे हो, आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड
क्या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पनिशमेंट के थ्रू उनका बिहेवियर, उनका हैबिट फॉर्म कर रहे हो, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन मेनली अफेक्ट्स। चलिए बताइए इसका आंसर। सो इमोशनल डेवलपमेंट चिल्ड्रन में मेनली किससे इफेक्ट होता है? फिजिकल ग्रोथ, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज स्ट्रक्चर, मोटर स्किल्स ओनली। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, सोशल इंटरेक्शन। अब ऐसे क्यों होता है? इमोशनल डेवलपमेंट डायरेक्टली आपका सोशल रिलेशनशिप से है। अभी मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ, हमारा भी एक सोशल रिलेशनशिप है ना। एक तरीके से मैं आपका स्कूल हूँ, तो स्कूल भी तो सोसाइटी में ही आएगा। तो अगर मैं आपको कुछ इंसल्ट करती हूँ क्लास में, या फिर मैं आपकी कोई बात पे तारीफ़ कर देती हूँ, तो दोनों ही सूरतों में आप में कुछ इमोशंस आएंगे, राइट। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? इमोशनल डेवलपमेंट, जो कि सोशल इंटरेक्शन की वजह से आता है, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, पर दोनों तरीके से यू आर गोइंग टू इम्पैक्टेड। आप पे इफेक्ट किसका हो रहा है? समाज का हो रहा है। तो आपका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, लर्निंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आप जुस्तजू की वजह से सीखते हैं, तो वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी तौर से आप मुहर्रिक फील हो रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन? विच इज कमिंग इनसाइड फ्रॉम द पर्सन्स इंटरेस्ट, है ना। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपकी क्यूरियोसिटी के बेस पे आती है, आपकी जुस्तजू, आपकी दिलचस्पी की वजह से आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका सेवेंथ क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरली फोकसेस ऑन। अब बताइए इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरी किस चीज़ पर फोकस कर रहा है? इसका बुनियादी मकसद क्या है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रेस्पेक्टिंग लर्नर डाइवर्सिटी, यानी बच्चों में जो वैरायटी है उसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अंधे हैं तो आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप तो बहुत अच्छे हैं। हम किसी को ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को ऐसे डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम सबकी अलग, यानी इख्तिलाफ जो है एक दूसरे में, हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ओके, चलिए एट्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग मॉरल रीजनिंग based on punishment and obedience belongs to। so एट्थ क्वेश्चन है आपका, आंसर बताइए। रीजनिंग बेस्ड ऑन पनिशमेंट एंड ओबीडियंस कौन से स्टेज का है? हमने इसमें 6 स्टेजेस पढ़े थे, 3 लेवल और 6 स्टेजेस पढ़े थे हमने इसमें। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ये होता है आपका सी, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें स्टेज में आपको मॉरल रीजनिंग, पनिशमेंट और रिवॉर्ड पर बेस्ड होता है। ओके, ये पर्टिकुलर लेवल में 2 स्टेजेस होते हैं, जिनमें से एक स्टेज है आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which teaching strategy promotes learner autonomy? टीचर प्रमोट्स लर्नर ऑटोनॉमी, यानी चाइल्ड सेंट्रिक कौन सा है? यहाँ पे आपको मेजरली फोकस देखिए, आप क्वेश्चंस के कीवर्ड्स पर देखेंगे। ओके, लर्नर ऑटोनॉमी यानी बच्चा खुद से करने वाला,
तो ऐसा कौन सा अप्रोच होगा? ऑब्वियसली हमारे पास क्या होंगे? ऑटोनॉमी, यानी बच्चे के पास पावर है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। लेक्चर मेथड में तो नहीं होगा। तो बेसिकली आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लर्नर को इंडिपेंडेंट और रेस्पॉन्सिबल बनाता है, यानी ऑटोनॉमी देता है, खुद इख्तियार देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज टू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ फोकस करिए और अच्छे से आंसर देने की ट्राई कीजिए। नो मैटर ये वीडियो आपको बाद में मिल रहा है, बट आप कमेंट में इसका आंसर देंगे ताकि आपको अपना लेवल भी पता चले, साथ में आपके साथ दूसरे लोग जो प्रिपेयर हो रहे हैं वो लोग कितनी अच्छी तैयारी किए हैं, ऐसे आपको कंपैरिजन तो मिल जाएगा एटलीस्ट, राइट? तो आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जब कभी भी देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में अपने स्कोर्स या फिर अपने आंसर्स ज़रूर डालें। ऑलराइट, तो देखिए, द मेन एम ऑफ CCE इज़ the correct answer is C, assess holistic development। सिंपल बात है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती चलूँ। CCE का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? इवैल्यूएशन क्या होता है? पहली चीज़ समझेंगे, कंटिन्यूस किसको बोलेंगे? कंटिन्यूस जो बार बार हो रहा है ना, बिना रुके जो चल रहा है उसको हम कंटिन्यूस बोलेंगे। इज़न्ट इट? जैसे कि मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आप रिसीव नहीं करें, मैंने आपको कॉल किए जा रही हूँ, तो आप बोलेंगे ना कि मैम तो कंटिन्यूसली कॉल कर रही हैं। ओके, सो ये हुआ कंटिन्यूस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है आप बहुत ही वसी तरीके से देख रहे हो कोई चीज़ को। तो वसी तरीका क्या होता है? यानी जब आप बच्चे की तरफ देख रहे हो तो हम देखेंगे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट, यानी उसको आप इवैल्यूएट करेंगी उसके हेल्थ पे, यानी फिज़िकली, उसके एकेडमिक्स पे यानी कॉग्निटिवली, उसके बिहेवियर पे यानी सोशली, ओके, और उसके जज्बात से यानी इमोशनली। जब आप इन 4 एस्पेक्ट से बच्चे को इवैल्यूएट कर रही हैं, तब आप बोलेंगे कि आप कंटिन्यूसली बच्चे को कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएट करें, है ना? तो ये चीज़ है। अब कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव का अलग और क्या बोलेंगे, अनदर कीवर्ड के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं होलिस्टिक। जब आप ये वर्ड सुनेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक, ओवरऑल, आप ये 4 चीज़ें देखेंगे। कौन सा? फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। ऑलराइट, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ अवर सेक्शन 1, दैट इज CDP। अब हम इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द टेंस सेंटेंस दे आर क्लीनिंग द क्लासरूम। इसका पैसिव फॉर्म कौन सा है? सबसे पहले आपको देखने वाली चीज़ है यहाँ पर आपका वर्ब। वर्ब ING में है तो आप यूज़ करेंगी बीइंग, ओके, और आर है यहाँ पर, वॉज नहीं है ना? तो आप बेसिकली इज यूज़ करेंगे। द क्लासरूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। ओके, तो आपका पहला आंसर इज सी। जब कभी भी पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना होगा तो आप 2 चीज़ें देखेंगे, मेनली वर्ब्स को देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आएगा आपको 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ही डिड नॉट वेंट देयर, ही डिड नॉट गो देयर, he did not gone there, he did not going there। तो ऑब्वियसली जब did ऑलरेडी एक पास्ट टेंस का वर्ब है तो हम उसके साथ दोबारा से V2 नहीं लगाएंगे, V3 नहीं लगाएंगे और ING भी नहीं लगाएंगे, हम V1 लगाएंगे। तो आपका B इज़ द
correct answer. Next, identify the parts of speech of underlined verb. यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना भूल गई, तो आपके 13 मैं बताती चलूँगी आपको। सॉफ्टली पर अंडरलाइन है। सो कौन सा वर्ड है आपका यहाँ पर सॉफ्टली है जो अंडरलाइन है। अब आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं। सो जब कभी भी हम बेसिकली मेजरली, हर बार नहीं बट मेजरली जब कभी भी ly आता है तब वो एडवर्ब ही होता है। नेक्स्ट, और वर्ब जो है स्पोक को वो यहाँ पर देखिए स्पोक वर्ड को वो और मॉडिफाई कर रहा है, फिर उसके बारे में बता रहा है कैसे बात की गई, सॉफ्टली बात की गई। ओके, तो एक बात याद रखिए, जब कभी भी अगर कोई वर्ड आपको नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो एडजेक्टिव होता है। जो कोई वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर एडजेक्टिव के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो एडवर्ब होता है। ओके, नेक्स्ट, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा करेक्ट है। शी सेड आई एम टायर्ड, मैंने आपको बताया था शी सेड तो शी सेड रहेगा, कॉमा हटेगा दैट आएगा। शी वॉज टायर्ड, हमने बताया था ना कि जब कभी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो तो हम सिंपल पास्ट में कर देंगे, तो शी वॉज टायर्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक। ओके, क्या है फिल इन द ब्लैंक। इफ ही डैश हार्डर he would have passed the exam। अब यहाँ आपके आप वर्क आएगा, वर्क्स आएगा, had work, has work, but ये आपका आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ he had worked harder he would have passed the exam। ऑलराइट, क्यों had आएगा, क्यों has नहीं आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पिछली चीज़ की। अगर करता तो, अगर मेहनत करता तो had ही आएगा, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। neither of the boys are present, neither of the boys were absent, neither of the boys is present, neither of the boys have present। बताइए कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन सी, वेरी गुड, neither of the boys is present। क्यों, क्योंकि neither सिंगुलर होता है इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ओके, neither nor। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका 17th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मोडाल। व्हाट इज द करेक्ट। यू कैन रेस्पेक्ट एल्डर्स, यू मे, यू मस्ट, यू माइट। ऑब्वियसली मस्ट इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि आपको बिल्कुल ही करना चाहिए। जब आप किसी चीज़ का कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, करना ही है तो आप मस्ट यूज़ करेंगे, कोई और ऑप्शन है नहीं है। सो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ये बिल्कुल करना ही है आपके। ओके, तो मस्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी आपको बोलूँगी मैं सांस तो लेना ही है तो यू मस्ट ब्रीथ, अदरवाइज विल डाई। 18, आइडेंटिफाई द टेंस। शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 years। तो बताइए कौन से टेंस में है। हैज़ आ गया आपका, बीन आ गया, ing आया। ऑब्वियसली वेरी गुड, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आपको हैज़ दिखाई दे गया और ing दिखाई दे गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूस। हैड होता तो हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और टॉट होता, हैज़ बीन टॉट होता तो हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। 19, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएटेड। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे के बाद
एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही होता है, प्लीज डू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, प्लीज ओपन द विंडो। तो जब प्लीज दिखाई दे रहा है आपको, मैंने कई वीडियोस में बताया भी है आपको, आप जब ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं तो आप इम्परेटिव सेंटेंस में बात करेंगे। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर वीडियो। जिन क्वेश्चंस में आप लॉजिक समझ लेते हैं वहीं एग्जाम में आपको टाइम और टेंशन दोनों बचाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।